आज बेटा हम आपको रीवैल्यूएशन का टॉपिक करवाने जा रहे हैं। तो जो रीवैल्यूएशन का जो टॉपिक है उसमें होता क्या है कि बेटा आप जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको रीवैल्यू करते हो। पार्टनरशिप में जब भी पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा, और चेंज कब होता है? जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, या फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये इनमें से कोई भी केस होगा तो बेटा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर रीवैल्यू हम किसकी करते हैं बेटा? रीवैल्यूएशन में रीवैल्यू करते हैं हम एसेट्स की और लायबिलिटीज की। हम रीवैल्यू क्यों करते हैं? काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीवैल्यूएशन क्यों की जाती है। बेटा अगर मान लो 2012 के अंदर 3 पार्टनर है ए बी सी, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी 10 लाख रुपीज़ की, ओके। और 2022 के अंदर अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपीज़ हो गई तो क्या होगा कि वैल्यू इंक्रीज हो गई है ना। और ये जो प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज़ का, डिफरेंस जो आपका प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज़ का, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर रेशियो चेंज हो गया तो इनके जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी पार्टनरशिप में चेंज होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, तो अगर रिवैल्यूएशन की वजह से कोई बेनिफिट और इसी तरीके से कोई लॉस अगर हो रहा है तो हम पहले ही उसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो और जो न्यू पार्टनर है उसको, या जो गेनिंग पार्टनर है उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिले, इसलिए हम रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट पहले ही कर देते हैं। रिवैल्यूएशन हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल, ठीक है ना। तो जब नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब है कि अगर उसमें कभी भी प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमारा बेनिफिट होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और लॉस होगा तो बेटा उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और बेनिफिट कब होता है बेटा? जब भी आपकी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई मोबाइल है और आपने उसे 10,000 रुपीज़ का परचेज किया, और जब आप उसे सेल करने जा रहे हो उसकी वैल्यू 15,000 हो गई, तो वो क्या देगा आपको बेटा? प्रॉफिट देगा। और वो प्रॉफिट आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, डिफरेंस की अमाउंट, यानी कि 5,000 रुपीज़ आपको कहाँ लिखना है बेटा? क्रेडिट के अंदर, ठीक है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो जितनी वैल्यू उसकी इंक्रीज होगी वो हम कहाँ लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, लायबिलिटीज क्या होती है? डिक्रीज, तो ये भी बेटा हमारा कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज डिक्रीज कैसे होती है? सपोज करो आपने किसी से गुड्स परचेज किया था 1 लाख का, और जब आप उसे पेमेंट करने गए तो उसने कहा कोई नहीं, मैं आपको 5,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप 95 दे दो, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर कभी आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, हालांकि यहाँ पर बेटा हम ना तो कोई परचेज कर रहे हैं, ना कोई सेल कर रहे हैं, ना ही हम सेटलमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर नहीं रहे हैं, बट हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्रेडिटर ने हमें रिस्पॉन्ड किया है कि वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देगा तो हमारी लायबिलिटीज क्या होगी बेटा? डिक्रीज, ओके, ठीक है। और अपोजिट साइड में बेटा यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हुई, यहाँ लायबिलिटीज डिक्रीज हुई, तो हमारा लॉस कब होगा? जब हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्योंकि अगर आपने कोई बाइक परचेज की 1 लाख की, और आफ्टर 2 ईयर आप उसकी वैल्यू देखते हो कि 70,000 हो गई, कि उसकी वैल्यू जो है वो 70,000 हो गई, तो जो 30,000 का डिफरेंस है वो क्या माना जाएगा? कि एक तरीके से आपको लॉस हो गया, और लॉस बेटा आपका डेबिट साइड में आएगा, ओके। और इसी तरीके से बेटा अगर लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है
मान लो सामने वाले ने आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी या इंटरेस्ट चार्ज कर दिया और आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए, तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका लॉस कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक होता है बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है, और ये बेटा क्या होता है आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो है वो यहाँ आएगा और एसेट्स यहाँ पर आएगा। ओके। इसके अलावा कोई एक्सपेंस है जो हम पे कर रहे हैं जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है ना, वो भी हमारा इधर आ जाएगा। ओके। अब क्या करोगे आप, दोनों का टोटल कर लोगे। अब अगर क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा है, क्रेडिट साइड एक्सेस में है, तो आपको क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन, जैसे ए बी जो भी है, ए की कैपिटल में चल जाएगा और बी की कैपिटल में चल जाएगा। ओके। और अगर लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप यहां पर लिख दोगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए में भी जा सकता है, लॉस होगा तो भी दोनों में जाएगा और प्रॉफिट होगा तो भी दोनों में जाएगा, बट होगा एक ही, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। बेटा फिर बता देता हूँ, लॉस कब होता है आपका, जब डेबिट साइड हमारी एक्सेस में है, किससे, क्रेडिट से। ओके, ठीक है। और प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट साइड एक्सेस होती है, किससे, डेबिट से। ठीक है। जब क्रेडिट एक्सेस है, ये देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट से, तब तो प्रॉफिट होगा। और अब उल्टा, अगर डेबिट साइड एक्सेस होगी किससे, क्रेडिट से, तो लॉस होगा। ठीक है। तो ये बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये सभी चैप्टर में, चाहे वो प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सभी में बना जाएगा। क्योंकि अगर पास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट थी, एसेट्स थी या लायबिलिटी थी, उसकी वैल्यू में जो चेंज हुआ है, उसका बेनिफिट फ्यूचर में किसी और को ना मिले, क्योंकि बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करती हैं, तो हम ओल्ड पार्टनर में ही उनका जो डिफरेंस है वो एडजस्ट कर देंगे, और वो भी बेटा हमेशा हम किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे बेटा सपोज करो, ये देखो रफली बता देता हूँ कि अगर मान लो आपकी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ये बिल्डिंग जो है आपकी, इसकी वैल्यू क्या हो गई है बेटा, इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई है, पहले 1 लाख थी, अब हो गई बेटा 1,50,000। तो यहां पर कितना आएगा, 50 आएगा, क्योंकि ओल्ड वैल्यू क्या है बेटा, 1 लाख है, और न्यू वैल्यू क्या है बेटा, 1,50,000 है। तो क्या हो गया बेटा, में 50,000 का प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने बताया आपको एसेट्स के बारे में। और मान लो जो क्रेडिटर है, मान लो उनकी जो ओल्ड वैल्यू मीन्स बेटा ये बैलेंस शीट वाली, ठीक है, जो बैलेंस शीट में आपको गिवन होती है, ये 40,000 है, और न्यू वैल्यू ये मिलेगी आपको एडजस्टमेंट में। न्यू वैल्यू कहाँ मिलेगी, एडजस्टमेंट में। ओल्ड वैल्यू कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट में। तो ये है बेटा आपकी 45 मान लो, 45। तो क्या करोगे, यहां लिखोगे टू क्रेडिटर 5,000। तो हुआ क्या बेटा, 50 का प्रॉफिट, 5 का लॉस। नेट इफेक्ट क्या आएगा बेटा, आपको पता है, नेट इफेक्ट 50 में से 5 लेस कर देंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। और बेटा कितना आएगा, यहां तो 50,000 आना चाहिए, और यहां पर भी कितना आना चाहिए बेटा, 50,000 ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा,
45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 45 को ओल्ड रेशो में। और मान लो ओल्ड रेशो हमारा इक्वल है, तो यहाँ पर आएगा 22,500 और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा? 22,500। ठीक है, तो ये हमारा 22,500 और 22,500 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से बेटा जब लॉस होता है रिवैल्यूएशन में तो उसका भी इसी तरीके से बनता है। जैसे ये देखो आपका रिवैल्यूएशन है और लॉस कैसे होगा? तो बेटा इसी तरीके से जैसे रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि हमारा जो क्रेडिटर है अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, मैंने आपको बताया था, लेकिन मान लो जैसे मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ओके, और प्लांट मशीनरी की जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है, बैलेंस शीट में ये हमारा प्लांट मशीनरी है, ये बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, ओके। और एडजस्टमेंट के अंदर बता रखा है कि जो वैल्यू इसकी प्लांट एंड मशीनरी की जो न्यू वैल्यू है वो है 60,000, ओके। ये एडजस्टमेंट में बता रखा है। और वैसे कितना है बेटा? 1 लाख। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बेटा? आप यहाँ पर लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी। बेटा ये 1 लाख आपकी क्या थी? ओल्ड वैल्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू माइनस में अब कितनी हो गई बेटा? 60। तो यहाँ पर कितना आएगा? 40, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ओल्ड में से माइनस करना है न्यू को, बट ये तो मैंने आपको बताया है कि 1 लाख में से 60 गया तो कितना आ गया? 40। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाई लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल, ओके। और मान लो इनका जो ओल्ड रेशो वो इक्वल है, तो ये बेटा 20 और 20, ये देखो ये होगा बेटा। तो यहाँ पर 40 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा? आपका 40, ठीक है। यहाँ पर भी 40,000 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा? 40,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉस का सीन हो गया और मैंने इससे पहले वाले में कराया था वो प्रॉफिट का था। तो हम इस तरीके से कर देंगे। हालांकि आइटम्स जो है वो इनसे ज़्यादा आएंगे, बट हमारे जो फॉर्मेट आपको बताया वही रहेगा। एसेट्स इंक्रीज होगी तो यहाँ, डिक्रीज होगी तो यहाँ, लायबिलिटीज यहाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और कोई बैंक कोई एक्सपेंस आप पे करोगे तो ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। अगर इसकी जनरल एंट्री बनानी पड़े आपको, जनरल एंट्री, तो बेटा सिर्फ 3 एंट्रियों में काम चल जाएगा। अगर आप जनरल एंट्रीज बनाओगे तो आपकी 3 जनरल एंट्री में पूरा का पूरा काम हो जाएगा आपका। और वो कैसे होगा? देखो अभी कर देते हैं इसका। भाई कॉमन सेंस है, अगर हमें भाई रिवैल्यूएशन है, एक बार डेबिट में आएगा एक बार क्रेडिट में आएगा, और थर्ड एंट्री में डिपेंड करता है कि वो डेबिट में आया या क्रेडिट में, क्योंकि एक्सेस अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट में आएगा और क्रेडिट अगर एक्सेस होगा तो डेबिट में आएगा। तो ये देखो एंट्री नंबर ए, हालांकि आपको ए नहीं लिखना है बट मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एंट्री होंगी। एंट्री नंबर ए, बी और यहाँ मैंने लिख दिया सी। तो ए में क्या है बेटा कि मैंने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होगी और एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक एंट्री बन गई। इसके अलावा नेक्स्ट ये केस हो गई। तो हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा बेटा? जब, यानी कि ये तो हमारी बनती है जब भी कोई हमारा लॉस हो गया, और ये जब हम गेन करेंगे, ठीक है। तो गेन में क्या बनाएंगे? एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो ये एंट्री बनेगी। अब बेटा बात वही है
कि हमारा गेन एक्सेस है या लॉस, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमें एंट्री क्या बनानी है। अगर हमें गेन हो रहा है, यानी कि ये मान के चलो बी माइनस में ए, ठीक है, तब या तो हम ये बनाएंगे बी माइनस ए का मतलब क्या है बेटा, हमारा गेन ज़्यादा है। अरे ये देखो ना, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है, बस उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी। तो या तो ये बनेगी रिवैल्यूएशन टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ओके, या फिर ये बनेगी बेटा ए कैपिटल बी कैपिटल और टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी बनेगी। ये कब बनेगी, जब आपको लॉस ट्रांसफर करना होगा, और ये कब बनेगी बेटा, जब गेन ट्रांसफर करना होगा। लेकिन दोनों में से एक ही बनेगी, और या तो प्रॉफिट वाली बनेगी या लॉस वाली बनेगी, ओके। अब बेटा मैं एक बात और बता देता हूं, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जो न्यू वैल्यू है उसे रिकॉर्ड नहीं करना है या वैल्यू को अल्टर नहीं करना है। देखो, न्यू वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है, वैल्यू को अल्टर नहीं करना है, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू शो करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। फिर सुन लो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है, वैल्यू चेंज नहीं करनी है। अगर ये चीजें दे रखी हो ना, तब बेटा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट भी आपको गुडविल की तरह करना है। जैसे कि आप क्या करोगे, अगर आपको मान लो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, ये देखो गुडविल है 1 लाख, ओके, और आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 50,000, आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 30,000, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये देखो ओल्ड वैल्यू और ये न्यू वैल्यू, ठीक है। तो आप रिवैल्यूएशन में जो आइटम्स थे उनको प्लस माइनस कर लोगे, और प्लस माइनस क्या करोगे बेटा, कि अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे और एसेट्स डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे। सेम लायबिलिटीज का, अगर लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही है तो प्लस, और लायबिलिटीज आपकी ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और वही आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और बैंक कोई भी एक्सपेंस है। तो ये सारे आइटम हम यहाँ पर कर देंगे जो भी होंगे। ओल्ड वैल्यू गिवन होगी, न्यू वैल्यू गिवन होगी, तो जो चेंज है क्या है बेटा, चेंज, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे आप चेंज रिकॉर्ड करोगे सारा का सारा, तो मान लो कि ये 10,000 है, ओके, ये 20 है, ये आपका 30 है, ठीक है, ये फिर 10 है, और मान लो सारी वैल्यू आपको दे रखी है 20, ठीक है, 10 एंड 10, ओके। कितना बैलेंस आएगा, माइनस वाले को मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, जो माइनस है उसके क्या लगा दिया मैंने, ब्रैकेट, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है बेटा 1,50,000, 120, 130, 110, 40, 30, 50, 130। तो मेरा ये बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, 1,30,000। ये मेरा बैलेंस आ गया 1,30,000 का। अब मैंने यहाँ पे गुडविल भी ले लिया, रिजर्व भी ले लिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी ले लिया, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो भी ले लिया। तो मैंने ये सारा आइटम ले लिए, ठीक है ना। और मैं क्या करने वाला हूँ, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ बेटा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ओके। और उसके लिए हमारे जो 2 स्टेप थे गुडविल के वो सेम फॉलो होंगे।
और गुडविल की जो 2 स्टेप है वो होते हैं बेटा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, या ए और बी। तो ए में तो क्या करोगे बेटा, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस में न्यू, एक्स है, वाई है और जेड है। ये आएगा बेटा, मान लो ओल्ड 3/6, 2/6, 1/6, ये ओल्ड रेशियो था बेटा, क्या था ओल्ड, और न्यू इक्वल इक्वल। ये बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा कि रेशियो क्या है, ओल्ड है न्यू है, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, इसका कर लो आप, ठीक है 6, 9, तो ये आपका आएगा बेटा, या तो आप 12 ले लो, 12, तो जैसे 12 लोगे तो ये 2, 6 माइनस में ये 2 पे चला गया 4, 2/12, अगेन 12 करेंगे हम, ठीक है। तो ये, या फिर आप इसको और भी सिंपल तरीके से कर सकते थे बेटा, 12 की जगह आप 6 ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। कभी आप सोचो सर ये 12 क्यों लिया, सर 6 भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अगर इसको 6 लूँगा, 12 भी गलत नहीं है बट 6 लूँगा तो क्या होगा मेरा, सीधा सीधा 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू में 1/6, और अगेन मैं यहाँ पर भी 6 लूँगा तो 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0/6, और लास्ट ये देखो 6, 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू में माइनस का 1/6। तो ये क्या हो रहा है बेटा हमारा, कि ये क्या कर रहा है बेटा गेन, और ऊपर वाला क्या कर रहा है बेटा सेक्रीफाइस। तो जब आप जनरल एंट्री पास करते हो ना, तो जनरल एंट्री में क्या करोगे, गेन टू सेक्रीफाइस की एंट्री होगी आपकी, ठीक है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो ऊपर आ जाएगा, जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल, ठीक है। काफ़ी बार बच्चे बेटा इसमें गलती कर देते हैं, ये हमने क्या किया बेटा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, ठीक है। आप फॉर्मेट अच्छे से बना लेना, आपको पता ही है, ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, और ये लो, ये मैंने फॉर्मेट भी आपका बना दिया है, ठीक है। तो जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल क्या करोगे, 1,30,000 जो आपका आया था उसका 1/6 तो यहाँ आएगा, और सेम हमारे यहाँ पर आएगा 1,30,000 1/6, क्योंकि गेन भी उतना ही है और सेक्रीफाइस भी उतना ही है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बेटा ये हमारा आएगा 21,667, 21,667, ओके। तो ये हमने कर दिया बेटा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसी के साथ बेटा जो रिवैल्यूएशन का आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, और रिटायरमेंट, डेथ, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा आपको फर्स्ट मेथड लगाना है, जो मैंने आपको बताया था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ये वाला। कब, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप हमेशा फर्स्ट मेथड यूज करोगे, ओके। तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया है कि ये यूज करना है जब क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ओल्ड वैल्यू शो करनी है या न्यू, तब तो ये यूज करना है। आपको लास्ट वाला मेथड सिर्फ तभी यूज करना जब क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कहे रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, पार्टनर्स वैल्यू में अल्टरेशन नहीं चाहते हैं, तब आप वो यूज करोगे, ओके। बाय।